वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है हदायत टीवी पे हर फ्राइडे की हर जुमा की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी टेलीफोन कॉल लेता हूं, लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर मशवरे देता हूं, आपकी रहनुमाई करता हूं, आपको एडवाइस देता हूं। अगर आपका कोई मसला है, आपकी कोई परेशानी है, तो आप भी इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, टेलीफोन नंबर अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप रिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी कॉल मिल जाए तो टीवी की आवाज़ प्लीज़ आपने थोड़ी सी कम कर देनी है। इसका मकसद ये होता है कि आपकी आवाज़ हम क्लियरली सुन सकेंगे। काफ़ी सारे लोग लाइन के ऊपर हैं, काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन के ऊपर हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दिनों ये काफी हम शोर सुन रहे हैं कि मार्च से आर्टिकल 50 जो है वो ट्रैगल हो रहा है। तो अगर आर्टिकल 50 ट्रैगल हो जाता है तो वो उसमें क्या 7 ईयर वाले जो बच्चों का रूल है, क्या वो खत्म हो जाएगा या रहेगा? जी ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ह्यूमन राइट्स से या यूरोप के निकलने से या इससे 7 ईयर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। 7 ईयर्स की एक पॉलिसी थी जो कि अदालतों, जो कि ब्रिटिश अदालतों के फैसलों की रोशनी में बनी थी, और बाद में गवर्नमेंट ने जब विड्रा कर ली तो फिर कोर्ट्स के डिसीजन की रोशनी में यह पॉलिसी बनी है। तो ऐसा कोई कानून जो कि अदालतों की रोशनी की बुनियाद पर बना हो तो उसका ह्यूमन राइट्स से या फिर उसका यूके के यूरोप से निकलने से इससे कोई ताल्लुक नहीं पड़ेगा। ये साल 7 का जो कानून है तो ये फ़िलहाल चलता रहेगा, चूँकि इस सिलसिले में अब कोर्ट्स कानून बनने के बावजूद भी कोर्ट्स के डिसीजन इसके हक़ में आ गए, तो लिहाजा इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। अगर फ़र्ज़ करें कल कानून बना भी लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि ह्यूमन राइट्स को इमिग्रेशन पे ऊपर अप्लाई ना किया जाए, पिछले 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं इसमें, तब भी इसका जो 7 साल की फैमिलीज़ है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने कॉल की आपके लिए कि मैंने रिफ्यूजी स्टेटस लिया था, मेरा रिफ्यूजी टाइम ख़त्म हो गया है, मेरा अब इंडेफिनिट कार्ड बन के आया है, उसके ऊपर रिफ्यूजी इंडेफिनिट लिखा हुआ है। मैं कौन सा पासपोर्ट लूँगा और क्या मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, पाकिस्तान ट्रैवल करने में आपको कोई पाबंदी नहीं है, चूँकि जब आप यूके में वापस आते हैं तो आपको कार्ड देकर आपको एंट्री दे देंगे। तो जब पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देकर आपको पाकिस्तान में एंट्री दे देंगे, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल आप अगर ट्रैवल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि जब उन्होंने आपको रिफ्यूजी स्टेटस दिया था तो अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट रख लिया था, वो पासपोर्ट अभी आप वापस मंगवा सकते हैं। वो पासपोर्ट दिखाकर आप न्यू पासपोर्ट पाकिस्तानी हाई कमीशन से बनवा सकते हैं। अगर वो एक्सपायर्ड हो गया है तो अगर वैलिड है तो उसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी जी आप बात करें। जी हेलो जी। हाँ जी, मैं मुझे पूछना था कि जो मैंने सेटल आर की अपनी इंडेफिनिट अप्लाई करनी है और पुलिस क्वेश्चन रह चुके 2 साल, हालांकि उसको 3 साल हो चुके हैं क्वेश्चन डोमेस्टिक वर्क के केस में, तो क्या ये सेटल आर जो इंडेफिनिट है उस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या मुझे और वेट करनी पड़ेगी कोई 1-2 साल? तो आपको क्या क्वेश्चन मिला था? जी डोमेस्टिक क्वेश्चन मिला था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इस पर आपकी जो इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चूँकि जो क्वेश्चन होता है ये कन्विक्शन नहीं होती है, लेकिन पहले तो नेशनलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर भी इसका असर नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने रूल थोड़े चेंज कर दिए थे। अब नेशनलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर इसका असर पड़ता है, लेकिन बाकी जो केस है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप अप्लाई कर लें तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि 3 बच्चे हैं, 3 ब्रिटिश हैं, मैं भी ब्रिटिश हूँ, तो शादी करनी है, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? जी अगर आपके 3 बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि वाइफ और एक बच्चे का हो गया 22,400 पाउंड। तो इसके बाद फिर आपको 4,800 पाउंड इसमें और शामिल करें, चूँकि 2,400 पाउंड एक बच्चे किया है, तो ये 22,400 पाउंड, तो प्लस इसमें 4,800 पाउंड और शामिल कर रहे हैं। ये आपका थ्रेशोल्ड बनता है। तो अगर आपकी 3 इनकम है और 6 महीने से ज़्यादा है तो फिर आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने इंग्लिश टेस्ट भी पास किया हो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। जी जी आप टेलीफोन पर बात करें। मुझे लगता है कि शायद
मुझे लगता है कि ये कॉल ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जब आप कॉल करें टीवी की आवाज़ प्लीज़ आप थोड़ी सी कम कर दिया करें। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे पूछना था कि कहते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट जिसके पास हो वो कितने अर्से तक पाकिस्तान में रह सकता है, और अगर क्या ब्रिटिश बॉर्न बच्चे जाएं तो वो भी कितने, क्योंकि कहते हैं कानून चेंज हो गया। तो जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप जितना अर्जा मर्जी रहें, 2 साल रहें, 3 साल रहें, 5 साल रहें, 10 साल रहें, आपकी कोई पाबंदी नहीं है। जब आदमी ब्रिटिश नेशनल बनता है तो हमेशा के लिए ब्रिटिश नेशनल होता है। तो आप ब्रिटिश नेशनलिटी के पर अगर पाकिस्तान जा सकते हैं, आपके पास डुअल नेशनलिटी होगी तो आप जाएं तो जितना अर्सा चाहें रह सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो बच्चे भी जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं वो भी अगर चाहें तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। कॉल का शुक्रिया। आप बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी हाय, एक्चुअली मैंने अभी फाइल रखी हुई है, ठीक है, अपने FLRFP पे, और उसके मैंने बायोमेट्रिक्स और सब कुछ ख़त्म कर दिया है, बट 1 महीना हो गया, अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको इतनी जल्दी क्या रिजल्ट लेने की? मेरे जो पार्टनर है उनके और मेरा स्टेप सन है, उसका दोनों का ब्रिटिश पासपोर्ट मेरी एप्लीकेशन के साथ है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि एप्लीकेशन के साथ अगर आपने स्पॉन्सर का पासपोर्ट भेजा है और बेटे का भेजा है तो वो ज़रूरी नहीं था उसकी कलर फोटोकॉपी या फोटोकॉपी आप भेज देते, वो एक्सेप्ट कर लेते। दूसरी बात यह है कि स्पॉन्सर्स के पासपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप चिट्ठी लिखकर वापस मंगवा सकती हैं, एनी टाइम कह सकती हैं जी मुझे स्पॉन्सर और बच्चे का पासपोर्ट वापस भेज दें, वो भेज देंगे वापस। इसका आपकी एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त तकरीबन 3-4 महीने का वहाँ पर क्यू है, आप समझे बिटवीन 3 months to 6 months इसमें लग सकते हैं। तो बहरहाल अगर अप्लाई किया, बच्चा अगर आपका ब्रिटिश है तो आपको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन हस्बैंड की बेस पे अगर आपने अप्लाई किया तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो बहरहाल आपने एडवाइस ले लेनी चाहिए थी अप्लाई करने से पहले। तो इसमें 3 से 6 महीने लगेंगे। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पता ये करना था कि मेरा बेटा है 10 साल का, यहाँ पे पैदा हुआ था 2006 में, और अभी अप्रैल में 10 years का हो जाएगा। मेरे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है और बच्चे के पास एक्सटेंडेड वीज़ा है। तो अगर मुझे उसकी नेशनैलिटी या ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना हो तो क्या प्रोसेस होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जी मैं समझ गया। इस सिलसिले में कल के न्यूज़पेपर में या कल के फेसबुक के ऊपर मेरा एक कॉलम भी आ रहा है इसी टॉपिक के ऊपर, वो भी आप देख लीजिएगा। इसमें बस उसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दें। अगर कोई बच्चा यूके में पैदा होता है और 10 साल यहाँ पे गुजार लेता है तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए यही कि जो नेशनलिटी की आप एप्लीकेशन दे दें, 3-4 महीने में उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी। जब ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी उसके बाद फिर आप उसका ब्रिटिश पासपोर्ट बना सकेंगे। तो उसकी एप्लीकेशन आपने पिछले साल ही दे देनी चाहिए थी, क्योंकि इमिग्रेशन में जो चीज़ आपको मिल रही हो उसको इमीडिएटली ग्रैब कर लेना चाहिए। तो बहरहाल आप भी जितना जल्दी हो सके उसकी एप्लीकेशन दे दें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था आपसे कि जो है मैंने असाइलम किया था 2011 में, तो मेरा जो है वो पिछले साल जो है मुझे मिल गया है लीव टू रिमेन 2.5 साल का। अब मैं ये पूछना था कि वो जो 7 साल का रूल हो जाएगा, जैसे मेरी बेटी जो है 7 साल की हो जाएगी 2019 में, तो मैं जो हूँ वो अप्लाई कर सकती हूँ कि 7 year रूल के लिए, इंडेफिनेट के लिए? जी नहीं, असल में जो 7 years के रूल के ऊपर भी उनको इंडेफिनिट स्टे नहीं देते, बल्कि उनको वहाँ से 2.5 साल का स्टे देते हैं। तो आपको जो वीज़ा मिला हुआ है, जो आपको लीव टू रिमेन मिली है, ये बहुत बेहतर है। तो अगर आप 7 साल की बेस पे अप्लाई करेंगे वो तो कर सकेंगे, लेकिन वहाँ से फिर आपके और 10 साल शुरू हो जाएंगे। तो जो आपको लीव टू रिमेन मिली है ये बेहतर है, तो इसी को आगे एक्सटेंड करवाएं। तो आप ये डिपेंड है कि आपने एप्लीकेशन कब की थी। तो अगर एप्लीकेशन आपने 2012 के बाद की थी तो इसका मतलब है कि आपको 10 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। तो बाकी किसी वकील से मशवरा कर लें कि अगर आपकी कोई ब्रिटिश नेशनल या इंडेफिनिट स्टे वाले के साथ शादी है, मुझे पता नहीं आपके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो ये पीरियड 10 साल से 5 साल पे आ सकता है, लेकिन किसी वकील से आप मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम नाजिया, मैं शेफील्ड से बोल रही हूँ। मैंने असाइलम किया था और मेरा रिफ्यूज होता गया, तो अब मैंने जुडिशियल रिव्यू किया था तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब उन्होंने मुझे अपील के लिए 10 दिन दिए, तो क्या मैं अपील कर सकती हूँ? इसमें कोई है चांस कि नहीं है? तो अगर मुझे आपका नंबर चाहिए था तो किधर से मिलेगा? आपके जुडिशियल रिव्यू का फैसला हो गया है? जी, वो ना जुडिशियल रिव्यू जो किया ना उन्होंने वो नहीं एक्सेप्ट किया। तो फिर आपको अपील का किसने राइट दिया है? उन्होंने अपील का राइट दिया ना कि 8-10 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं आगे।
ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। थोड़ी सी इसमें इबाम है, तो बहरहाल आप किसी भी वकील से या मशवरा कर लें। अगर आपको वाकई अपील का राइट मिला तो आप इमीडिएटली अपील कर दें। तो हमारा अगर नंबर चाहिए तो आप इंटरनेट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर देख सकती हैं, या कमर्शियल चलती रहती हैं ECTV के स्टेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी देख सकती हैं। तो बड़ा इंटरनेट ईजीएस्ट वे है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाय, गुड इवनिंग जी। जी गुड मेरे इवनिंग। को मैं टियर 2 वीज़ा पे यूके आया था। मेरी वाइफ टियर 2 डिपेंडेंट पे आई थी, बट मेरे को ILR मिल गई अभी कुछ महीने पहले। तो मुझे पूछना था कि अब मेरी वाइफ को कैटेगरी स्विच करनी पड़ेगी स्पाउस वीज़ा पे, या वो टियर 2 डिपेंडेंट ही एक्सटेंड करा सकती है। और दूसरा छोटा सा सवाल था कि अगर स्पाउस वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो मेरे को अपना ओरिजिनल BRP भेजना पड़ेगा पासपोर्ट के साथ, या दोनों की फोटोकॉपी चल जाएगी? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये कि आपने गलती की, जब आपने अपने इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई किया था उसी वक्त वाइफ के लिए भी अप्लाई कर देते तो उस वक्त उनको लीव टू रिमेन आगे मिल जाती। अभी जब भी वो एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो उन पे वो 18,600 वाला और इंग्लिश टेस्ट वाला रूल उनके ऊपर लागू हो जाएगा। तो दूसरी बात यह कि जब आप अप्लाई करें, अगर किसी वजह से आप अपना पासपोर्ट नहीं भेजना चाहते हैं या BRP कार्ड नहीं भेजना चाहते हैं तो उसकी कलर फ़ोटो कापी भेज दें, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने एक्चुअली मेरी नीस हैं 3 पाकिस्तान में, तो मैंने उनके बारे में पूछना था, सेटलमेंट वीज़ा के बारे में जी, सेटलमेंट के बारे में। जी एक्चुअली मेरी 3 नीस हैं पाकिस्तान में। एक की उम्र 15 साल है, एक की 14 और एक 11 साल की है करीबन। तो उनकी अम्मी और अब्बू दोनों फौत हो चुके हैं। उनके अम्मी अबू दोनों फौत हो चुके हैं? जी दोनों फौत हो चुके हैं। तो डैडी जो है वो 1 साल पहले फौत हुए हैं और अम्मी जो है अभी 6 महीने पहले फौत हुई हैं। तो उनकी एक ही बहन है इधर, तो वो उनकी लुक आफ्टर इधर से कर रही है और 3 दफ़ा उसने पाकिस्तान का विजिट भी कर चुकी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि अगर हम उनके लिए सेटलमेंट वीज़े के लिए अप्लाई करें तो इधर से हमारी कोई कोशिश कामयाब हो सकती है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अभी काफ़ी डिले हो गई है। हाँ, जब एक उनके दोनों पेरेंट्स में से 6 महीने पहले डेथ हो गई थी, अगर इमीडिएटली अप्लाई करते हैं तो वो शायद काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी डिपेंडेंट पेरेंट्स का वीज़ा मिल सकता था। लेकिन अब आपने एस्टैब्लिश कर लिया है कि इनकी मदद के बगैर ही वहाँ पे गुजारा उनका चल रहा है, 6 महीने गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं। तो अगर शुरू में अप्लाई कर देते इमीडिएटली जब डेथ हो गई थी, अगर वाकई कोई नहीं था तो उस वक्त अगर एप्लीकेशन करते तो अलग सर्कमस्टांसेस। लेकिन अब चूँकि टाइम काफ़ी गुजर चुका है, 6 महीने में अगर उन्होंने सर्वाइव कर लिया तो इसका मतलब है वो वहाँ सर्वाइव कर सकती हैं। इस वजह से उनके चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। तो बहरहाल अगर आप एप्लीकेशन करना चाहें फिर भी आप कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने 20 ईयर की बेस पे अप्लाई किया था, लेकिन वो मेरा केस रिफ्यूज़ हो गया। जब मेरा केस रिफ्यूज़ हो गया तो मैं साइनिंग के लिए जाता था। उन्होंने मुझसे वहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर्म जो ब्रिटिश पाकिस्तान एम्बेसी का होता है, पासपोर्ट फॉर्म, वो मुझसे साइन करवाया था, मेरी तस्वीरें वगैरह ली थी। इस दौरान दूसरी बार जब मैं साइन के लिए गया हूँ, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है और वो कहते हैं कि अपनी मेडिकेशन वगैरह साथ लेके आना। और हालांकि मेरा केस तैयार है बिल्कुल, इस हफ्ते मेरा केस चला जाएगा दोबारा होम ऑफिस में। तो क्या ये अगर मेरा केस होम ऑफिस चला जाता है इसके बावजूद वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? आपका केस रिफ्यूज क्यों हुआ था? सर, मेरे चूंकि 20 साल मुकम्मल नहीं हुए थे। 20 साल मेरे मुकम्मल हो रहे थे 1 जनवरी को 2017 में। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने फिर अगर 20 साल पूरे नहीं हुए थे तो आपने जो एप्लीकेशन है वो नहीं करनी चाहिए थी। इसको बोगस एप्लीकेशन कहते हैं, वो करनी ही नहीं चाहिए थी। कोई और एप्लीकेशन करते ज़्यादा बेहतर थे। तो बहरहाल अगर आपका केस, अगर आपने 20 साल अब वाकई पूरे कर लिए हैं तो आपका केस अगर वाकई कोर्ट अब चला जाता है तो बहुत कम चांसेस कि आपको डिटेन करेंगे। अगर कर लेते हैं तो कम से कम आपके केस काफ़ी स्ट्रांग होगा बेल वगैरह के लिए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। चूँकि अगर किसी आदमी का जब तक केस चलता है या उसकी अदालत में अपील चलती है, जुडिशल रिव्यू का केस चलता है, तब तक उसको आमतौर पर डिटेन नहीं करते हैं। तो बहरहाल अप्लाई कर दें जितना जल्दी हो सके। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी आप बात करें। मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जब आप फ़ोन करें प्लीज़ टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें, क्योंकि अगर आप टीवी की आवाज़ आपकी बैकग्राउंड में है तो हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो साहब, जी सत श्री अकाल।
ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਜਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅगर ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ नहीं कर रहे हो, कनाडा के बहुत ही घट चांसेस ने। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैंने ना अपनी मेरे पास 10 साल के बेस पे मेरे को लॉन्ग रेजिडेंस के बेस पे नेक्स्ट मिली थी और मैंने अभी वाइफ के लिए FLRM अप्लाई किया था। तो अभी क्या हुआ कि ना कल मेरी वाइफ के फादर साहब इंडिया में फोत हो गए, तो उनको इमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ रहा है। तो अगर मैं ये एप्लीकेशन विड्रॉ करते हैं वाइफ के FLRM की, हमारे पासपोर्ट और जो BRP है, हालांकि हमारा वैलिड वीज़ा है उसके पास, मेरी प्रीवियस डिपेंडेंट थी पहले, वो उसके पास तकरीबन 1.5 साल का वैलिड वीज़ा है अभी। तो अगर इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं तो क्या अपने को वो पासपोर्ट और BRP वापसी कर देंगे या फिर वैलिड वीज़ा है या नहीं? तो आपने प्रीमियम सर्विस पे क्यों नहीं अप्लाई किया था? बस कोई पता नहीं था, हमने कहा चलो कोई इतनी जल्दी नहीं है, तो कोई जैसे भी इमरजेंसी का कोई पता नहीं। इमरजेंसी में वो कब जाना चाहती हैं? वो तो जैसे ही वो अपनी कल परसों जैसे भी वो आ जाएंगे पासपोर्ट इतनी जल्दी। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये है कि इतनी जल्दी इमिग्रेशन वाले पासपोर्ट नहीं भेजते हैं, उसमें 2-3 दिन लगा देते हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि अब भी आप ट्राई करें कि वो आपको प्रीमियम सर्विस पे उसको चेंज करवा सकें। अगर वो आपको प्रीमियम सर्विस पे चेंज कर देते हैं तो फिर आप सेम डे जा सकते हैं। ये आप ट्राई करके देख लें। दूसरी बात ये कि अब चूँकि आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं, तो लिहाजा उनको इस पास वीज़े के ऊपर मुझे लगता है कि अब मुझे पता नहीं आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, लेकिन अगर आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं तो इस वीज़े के ऊपर इनकी एंट्री रिफ्यूज़ हो सकती है। जब वापस आने लगे वो कहेंगे वहाँ से दोबारा वीज़ा लेके आए इंडिपेंडेंट का। तो बहरहाल जैसे आपकी मर्ज़ी, आप अगर विड्रा करना चाहिए ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर प्रीमियम सर्विस पे इसको चेंज करवा लें। कॉल का शुक्रिया। और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर मलिक, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरी शादी हुई थी 1 साल 1 महीना पहले और हम तब से इकट्ठे रह रहे हैं, बट मेरी वाइफ जो है फर्स्ट मंथ के लिए इंडिया रही थी क्योंकि उसका वीज़ा नहीं आया था UK का, जब वो फिर मेरे को UK आना था काम की वजह से। तो अब ये FLRM में स्पाउस वीज़ा में 6 एड्रेस प्रूफ मांग रहे हैं, तो मैं UK का तो दिखा रहा हूँ बट मेरे को 1 महीना इंडिया का भी दिखाना पड़ेगा। और सर दूसरा सवाल था कि ये स्पाउस वीज़ा में आजकल टाइम कितना लग रहा है? 8 वीक्स वेबसाइट पे है, तो इतना टाइम लग रहा है या इससे ज़्यादा? प्लीज़। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं इंडिया में, यहाँ पे आपके जो प्रूफ हैं सारी एविडेंस लगा दें, तो वो सिर्फ ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आपकी शादी चल रही है, आप इकट्ठे रहते रहें, तो आपको वीज़ा दे देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें 2-3 महीने लग जाएंगे, तो आप प्रीमियम सर्विस पे भी वो आपसे 500 पाउंड ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। आप प्रीमियम सर्विस पे भी जाकर उसी दिन वीज़ा ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर आप वो कर लें। तो अगर मेल के थ्रू अप्लाई करेंगे 8 वीक उन्होंने वैसे ही लिखा है, लेकिन उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hello. जी I just wanted to know, my wife is a British citizen and I'm holding Bangladesh nationality, and I got this spouse visa and I'm living there. So they gave me on the 5 years route, they gave me 2.5 years of visa, and recently we had a baby about 3 months ago. So and my next extension is June 2017. So when we applied for the first time, my wife showed her income 18,600. So because we had a baby 3 months ago, and my wife is also British citizen, so do I still need to show them 18,600 or more than that? And thank you for your call. Basically, last time when you made an application, that time they only considered your wife's income, and now basically they can consider both of your income. If both of you are earning 1,550 per month and you have earned this money in the last 6 months, so you can make an application. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिली है मुझे लास्ट ईयर नवंबर में। मैं पूछना चाह रहा था कि मैं अपनी अम्मी को स्पॉन्सर कर सकता हूँ? मेरी यहाँ पे 22,000 सैलरी स्टार्ट हुई है नवंबर में। आपकी क्या वाइफ को बुलाना चाहते हैं? नहीं, अम्मी को। तो विस्ट
Yes. जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो अगर आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं, आपके बैंक में थोड़ी बहुत सेविंग है तो आप उनको स्पॉन्सर करना चाहे तो कर सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। थोड़ी बहुत सिर्फ सेविंग होनी चाहिए, आपका अकाउंट हेल्थी लग रहा हो तो आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ टीवी की आवाज़ कम कर दिया करें। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने बात करनी है मेरी बेटी का। हेलो जी बात करें। मेरी बेटी का नेशनैलिटी का अप्लाई किया था, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोर्ट में जाना पड़ा, वो TFL का तो TFL का, तो उसकी कोई प्रॉब्लम तो ना होगी? तो कोर्ट से क्या फ़ाइन हुआ है? कोर्ट से फाइन हुआ सर। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है क्योंकि इमिग्रेशन वाले उसमें नेशनलिटी की एप्लीकेशन अप्रूवल से पहले चेक करते हैं, तो अगर पता चले किसी कोर्ट से फ़ाइन हुआ है तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो नेशनलिटी इसकी रुक जाएगी। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाइए। मैं ना डोमेस्टिक वीज़े लिए अप्लाई किया सी। ठीक है। बट वो डोमेस्टिक वीज़ा ना 5 साल लीगली पूरे होने तो पहले 2 महीने का गैप सी। ठीक है। ਅਸੀਂ FLRO ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਟੇਲ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੀਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੀਅਰਲੀ 4 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तो ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? FLRO ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਲੀਵ ਟੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਫੀ ਕੱਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਈਅਰ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੌਰ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, लेकिन फिर भी तुसी जितना जल्दी हो सके इसको चेंज करवा के इंडेफिनिट स्टे दे वास्ते चेंज करवा लियो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी आप बात करें। जी आप टेलीफोन पर बात करें। मुझे लगता है कि शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है क्योंकि मेरे ख्याल में बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ आ रही थी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी जी बात करें। हेलो। हाँ सर, मेरा एक्चुअली मेरा राइट ऑफ अबोर्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट ऑफ अबोर्ड। तो मुझे आगे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो क्या प्रोसीजर है वो पूछना। आपको यूके में कितना अरसा हो गया है? मुझे 4.5 साल हो गए। ठीक है जी, आपके कॉल का शुक्रिया। जो ही आपको यूके में आए हुए 5 साल पूरे हो जाएं तो आपको 2 टेस्ट पास करना पड़ेंगे, एक तो लाइफ यूके टेस्ट और दूसरा इंग्लिश टेस्ट। ये दोनों टेस्ट पास करके आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए शर्त यह है कि आपको यूके में 5 साल पूरे हो चुके हों, तो जब पूरे हो जाएं तो आप अप्लीकेशन कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बात हो जाएगी भी? जी बिल्कुल, आप आने रहे, बात करें। अभी वो मैं टेलीविजन पे बात कर रहे हैं ना। हेलो जी आप टेलीफोन पर बात करें, आप टीवी ना देखें। अच्छा ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब बर्मिंघम से कर रहे हैं कॉल। असल मेरी वाइफ आई थी 12 में। ठीक। 12 में विजिटर वीजे पे मेरी वाइफ आई थी और हम लोगों ने फिर अप्लाई किया था 12 कानून चेंज होने से पहले, तो फिर उन्होंने अपनी राइट ऑफ अपील हमें दिया था। लेकिन राइट ऑफ अपील के बाद जो है हम लोग वो अपील पे ना जा सके, जिस वजह से तो प्रॉब्लम बन गई कि उन्होंने फिर यह है कि छापा ही लगाया कि लेट हो गए। उसके बाद फिर यह है कि हम लोगों ने ट्राई की, अगेन ट्राई की, तो उन लोगों ने मुझे अपना 2.5 साल की जो है दी थी लीव, जो इस साल ख़त्म होगी, नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन मेरी वाइफ है 75, मैं ब्रिटिश हूँ। आया कि मैं आगे जो करूँ वो मैं इंडेफिनिट स्टे कर सकता हूँ या आपसे रब्ता करके, क्योंकि 75 मेरी वाइफ है और मैं पेंशन 70 साल मेरी भी है। तो इस भी आप पे
अगर कोई मसला हल हो सकता है तो जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पूछ रहा था। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी आप नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हुआ यह था कि किसी भी वजह से आपकी वाइफ ओवरस्टेयर हो गई थी। जब ओवरस्टेयर होकर आपने न्यू एप्लीकेशन की तो उन्हें आपको शादी को देखते हुए 2.5 साल की डिस्क्रिप्शन लीव दे दिया। अब अनफॉर्चुनेटली जो कानून है वो यही कहता है कि जिसको डिस्क्रिप्शन लीव मिले और उसको अब ये 10 साल तक यूके में रहना पड़ता है, 4 बार उसको 2.5 साल का स्टे मिलता है, फिर 10 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपकी सिर्फ यही हो सकता है कि एक्सटेंशन हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप 2.5 साल से 10 साल से 5 साल के रूट पर आ सकते थे या आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह या तो आपकी इनकम 18,600 से ज़्यादा हो या फिर आपकी सेविंग 62,500 से ज़्यादा हो। अगर ये है तो फिर आप 10 साल से 5 साल के रूट पर आ सकते हैं शादी के एप्लीकेशन पर। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा दोस्त पाकिस्तान में है, तो वो यहाँ पे पढ़ने आया था 2011 में, और 2013 में यूनिवर्सिटी ने उसको कहा था कि तुमने टॉइक टेस्ट दिया है तो तुमने फेक दिया है, तो हम अपना स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो पाकिस्तान चला गया था। तो वो क्या आप दोबारा कुछ अप्लाई कर सकता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आप वेट करें, देखें टॉइक के बारे में होम ऑफिस वाले एक पॉलिसी बना रहे हैं। अगर तो उसने जेन्युइन किसी कॉलेज में जाकर टेस्ट दिया था, टेस्ट पास किया था, लेकिन बाद में कॉलेज किसी वजह से बंद हो गया था, लेकिन वो टॉइक की जद में आ गया, लेकिन उसने जेन्युइनली टेस्ट पास किया था, तो फिर तो ऐसी सूरत में वो एप्लीकेशन कर सकता है, बशर्ते कि टॉइक की जो पॉलिसी नई आती है इसके अंडर आ जाए। क्योंकि जैसे आपको पता होगा फ्यू वीक्स पहले टॉइक के बारे में एक बहुत बड़े केस का फैसला हुआ था। इस पर होम ऑफिस वाले न्यू पॉलिसी बना रहे हैं, तो जो ही कोई पॉलिसी का ऐलान हो गया तो आप पॉलिसी देख लें, अगर उसमें वो आता है तो फिर वो एप्लीकेशन कर सकेगा, बशर्ते कि वो स्टिल अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रख रहा है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाँ, मुझे ये पूछना था, हमारी जो है ना जी वो ये हुआ कि हमने जो पहली एक्सटेंशन होती है ना 2.5 साल के बाद, ठीक, मेरी वाइफ ने ले ली। अब हम जाना चाहते हैं छुट्टियों पे पाकिस्तान। ये जानना चाहते हैं कि कितना अरसा हम पाकिस्तान रह सकते हैं, कि उसमें इतना फर्क ना पड़े हमें कि नेशनैलिटी या किसी बाद में लेने के लिए फुल स्टे और दूसरा नेशनैलिटी लेने में। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें कोशिश करें कि 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें। तो अगर जाते हैं, जैसे लोग जाते हैं छुट्टी के ऊपर 2-4 वीक की जो छुट्टी मिलती है इसके ऊपर जाकर वापस आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करें कि 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा वो बाहर ना रहें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अब बात करें। चलो जी चलो, मैं सवाल पूछना था। बिल्कुल जी, पूछो जी। कि मैं अपने 2.5 साल की एक्सटेंशन ले भी दिया यार, मेरे तो 8 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। तो अप्लाई कदू कीता सी? मार्च लास्ट ईयर मार्च। तो होम ऑफिस की फी पे की ऐसी? हाँ, सारा कुछ होया आया, मेरा फिंगरप्रिंट भी होया, सारा कुछ। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ पर 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ पर 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन अगर साल हो गया तो तुसी होम ऑफिस ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ केस का जल्दी फैसला कर दें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये सवाल पूछना था, मैं इस वक्त में HSMP पे आया था और इसमें ये था कि फिर मुझे बाद में इंडेफिनेट हुआ और मेरे अपनी नेशनलिटी भी हो गई, पासपोर्ट भी। मीनवाइल मैंने मेरी फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया 2010 में। तो उस वक्त हमारे साथ एक बेटा था और मेरी मिसेज, इन दोनों ने मुझे ज्वाइन किया 2010 में। अब मैं ये पूछ रहा था कि एक बेटी हमारी इधर पैदा हुई, उसको तो उन्होंने स्टेट वे मतलब वो नेशनलिटी वगैरह उसकी हो गई रजिस्ट्रेशन के थ्रू। मैं ये पूछ रहा था कि क्या मेरा जो बेटा है उसको अब 7 साल मुकम्मल हो गए, फुल टाइम एजुकेशन में भी है, इसको भी वही FLRM ही कंप्लीट करना है? इस वक्त मेरी मिसेज और मेरा बेटा दोनों FLRM पे। नहीं, तो अगर वो 2010 में आए थे तो फिर उनका चेंज कब हुआ स्टेटस? जी ये स्टेटस FLRM चेंज हुआ अभी, इनकी फर्स्ट एक्सटेंशन है दिसंबर 18 तक वैलिड है।
ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि जब आपकी वाइफ को यहाँ पे 5 साल पूरे हो जाएं आपके साथ एज ए डिपेंडेंट जो कि ऑलरेडी हो गए हैं, तो आप इंडेफिनिट स्टे की एप्लीकेशन कर दें। चूँकि आप पर्पज़ ऑफ द रूल जो है वो आप पूरा कर रहे हैं, तो अगर वो इंग्लिश टेस्ट पास कर लेती हैं और लाइफ यूके टेस्ट पास कर लेती हैं, अब इंडेफिनिट स्टे अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि उनको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। तो जो ही उनको इंडेफिनिट स्टे मिलता है तो आप उनकी नेशनलिटी के लिए इमीडिएटली अप्लाई कर सकेंगे, आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਆ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੇਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪੀਲ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ कि शायद तुसी विन कर लियो। कॉल का शुक्रिया। देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਂਸ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੀ ਬਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੀਵ ਮਿਲੀ ਸੀ 2014 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਭੇਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ 2018 ਫਰਵਰੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣਨੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੇਸ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਿਊਟੇਬਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਨ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸਟੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ सेम डे जाके अपना स्टे ले सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऐसा है कि आज हमारा एक वीज़ा रिफ्यूज हुआ है, वो पाकिस्तान से ना, मेरी नीस है, उसके हस्बैंड ने उधर जमा करवाया है। तो उन्होंने ये कहा कि सेम डे जॉब है आपको मिली, सेम डे ही आपने एग्रीमेंट किया दूसरे हाउस का। तो तीसरी वजह है कि हस्बैंड को नॉर्वे उधर मिलने के लिए दूसरे मुल्क में 22 दिन होते हैं, 32 दिन वो उधर आया उसके। तो जो इधर हम पूरे नहीं है, मुतमिन नहीं हम है, इसलिए हम आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज करते हैं। इसका हमें क्या करना चाहिए? जो एग्रीमेंट जहाँ उसने काम शुरू किया वो 5 तारीख थी, तो जिधर मकान थी उस दिन अलॉटमेंट हुई है ना उसके रहने की, वो भी 5 का है। ये भी इशू उन्होंने। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहले तो ये होता था कि अगर किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती थी, अपील का राइट था, तो इन्होंने 2012 में अपील का राइट जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो अब अपील का राइट तो है नहीं है। अभी 2 ऑप्शन है आपके सामने, या तो ये है कि इसको चाहें तो आपके अदालत में आप चैलेंज कर सकते हैं, एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर जो चीज़ उन्होंने कही है उसका अगर आपके पास जवाब है, वो जवाब करके तो आप न्यू एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, या नई एप्लीकेशन दें या इस फैसले को आगे अदालत में चैलेंज कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम करना था कि मैंने 2012 में वीज़ा अप्लाई किया था PSW, उसके बाद 2014 में उसकी एक्सटेंशन ली थी और अभी 2017 में उसका एक्सपायर हो रहा है वीज़ा।
तो मुझे ये मालूम करना है कि मैं अब इंडेफिनिटली अप्लाई कर सकती हूँ एक्सटेंशन या आपकी नहीं? किस बेस पे हुई थी? पीएसडब्ल्यू की तो एक्सटेंशन नहीं होती थी। नहीं, PSW 2 साल का था, उसके बाद मेरा बिजनेस वीजा लगा था, ठीक है, एंटरप्रेन्योर वीजा ठीक 3 है, साल का। ठीक है। अभी वो वीजा खत्म होने वाला है 2017 में। तो मुझे बस ये मालूम करना है कि जैसे मैं अप्लाई कर सकती हूँ इंडेफिनिट के लिए या मुझे दोबारा एक्सटेंशन ही लेनी पड़ेगी? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इंडेफिनिट के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जिस कैटेगरी में आप हैं उसमें 5 साल पूरे करने के बाद ही आप एप्लीकेशन कर सकती हैं। क्योंकि अभी आपको 3 साल हुए हैं, तो अभी 2 साल का और वीज़ा आपको देंगे, वो आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। लेकिन वो अच्छे तरीके से देखेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन आप न्यू करेंगी एक्सटेंशन की, इसमें वो आपकी अच्छे तरीके से देखेंगे कि आपने जो कमिटमेंट की थी इमिग्रेशन वालों के साथ उसको आपने पूरा किया या नहीं किया। तो आपको एक्सटेंशन दे देंगे अगर सब पेपर्स ठीक हुए। तो अगर एक्सटेंशन मिल जाती है, फिर जब 5 साल इस कैटेगरी के ऊपर हो जाएं तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकेंगी। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मलिक साहब, मैंने पूछना था आपसे कि मेरा रेफ्यूजी स्टेटस अब खत्म होना है, मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है, मैं क्या सेम डे जाके विंडो से ले सकता हूँ या रूटीन में मुझे लेना पड़ेगा? सेम डे मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है, मेरा रेफ्यूजी स्टेटस था, मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है, क्या मैं सेम डे जाके विंडो से ले सकता हूँ या मुझे क्यू में लग के लेना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर लोग मेल में अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्होंने एक कैटेगरी निकाली थी कि अगर आप 500 पाउंड ज़्यादा एक्स्ट्रा करें तो आपका सेम डे हम डिसीजन कर सकते हैं। तो अगर आप 500 पाउंड उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप सेम डे जाकर अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें। लेकिन आमतौर पर लोग जो रेफ्यूजी स्टेटस वाले हैं ये मेल में ही अप्लाई करते हैं, लेकिन आप 500 पाउंड अगर पे करते हैं तो सेम डे पे आप अप्लीकेशन कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जानना चाहती हूँ अबाउट लेगेसी कि इन फ्यूचर में कोई चांस है कि नहीं, बिकॉज हमारी फैमिली मोर देन 7 ईयर यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैंने आपके प्रोग्राम में सुना था, तो इस सिलसिले में अगर आप बता दें कि इन फ्यूचर में कोई पॉसिबल है या नहीं, और उसमें कितने सालों तक के लोग शामिल होते हैं। जी आपकी क्वेश्चन है, काइंडली बता दीजिएगा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इस सिलसिले में असल में काफ़ी सारी प्रपोजल्स चल रही हैं, लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट ने फाइनल नहीं किया। काफ़ी सारी तजावीज़ चल रही हैं, चूँकि पिछली जो एमनेस्टी थी 2006 में निकली थी, तो जिसको अब तकरीबन 11 साल होने लगे हैं। तो आमतौर पर 5-6 साल के बाद कोई ना कोई एमनेस्टी ज़रूर निकलती थी। इस पर काफ़ी सारी प्रपोजल हैं, अभी फाइनल कोई नहीं है कि कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कौन इसमें आएंगे, कौन इसमें नहीं आएंगे। अभी इस सिलसिले में सब तजावीज़ चल रही हैं। तो हो सकता है फरवरी मार्च तक चांसेस है कि शायद कोई ना कोई ऐलान कर दिया जाए। तो बहरहाल अगर कोई नई इतला हम इसी प्रोग्राम में देंगे। डिफरेंट लोग उसमें डिफरेंट प्रपोजल दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो लेकिन अभी फाइनल कोई नहीं है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। मलिक साहब। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन अप्लाई की है। पहले स्पाउस वीज़ा मेरा 2.5 साल का ख़त्म हो गया, फिर मैंने अप्लाई किया और उसके अंदर मुझे तकरीबन 3 हफ्ते के बाद इंटरव्यू की कॉल आ गई है। उनका जो TM इंटरव्यू हब है यहाँ पे लंदन में, VFS के अंदर मेरा इंटरव्यू है और मुझे अकेले को बुलाया है। तो वो किस तरह के सवाल पूछ सकते हो? ये क्या कोई खतरे की भी बात हो सकती है या कोई? आपको बच्चे वगैरह हैं? कोई नहीं? नहीं, हमारे बच्चे नहीं है। हमारी जनरल शादी हुई हुई है। हमारी तनख्वाह 30,000 पाउंड है, मेरा और मेरी बीवी की। हम दोनों काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन भी की है, पहले स्टूडेंट था, यहाँ से ग्रेजुएशन भी की है मैंने। और इन लोगों ने इंटरव्यू की कॉल कर दी है। पहले वीज़ा तो 1 महीने के अंदर आ गया था, अब ये है कि इन लोगों ने मुझे इंटरव्यू की कॉल की है। तो किस तरह के सवाल वैसे पूछ सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं। अगर कोई कंप्लेंट पर हो जाए, वो समझे मैरिज जेन्युइन नहीं है, तो फिर दोनों को बुलाते हैं, उनसे फिर अलग अलग सवाल पूछते हैं। लेकिन बहुत कम होता है कि अकेले किसी को बुलाया जाए। तो बहरहाल मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने बुलाया, आमतौर पर बुलाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बुलाया तो बिल्कुल आप तैयार होकर चले जाएँ, जो आपसे पूछते हैं उस सवाल का जवाब दें। तो इसकी यही वजह हो सकती है। लेकिन अगर सस्पिशियस होता है मैरिज के ऊपर, फिर आप दोनों को बुलाते तो वो बात नहीं है, कोई और मसला है। तो आमतौर पर बुलाते नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मसला ज़रूर है, इस वजह से आपको बुला रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो यही मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल चले जाएँ, जाकर इंटरव्यू दे दें। कॉल का शुक्रिया। और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैं सबसे कंफर्म करना था कि मैं यहाँ पे पिछले साल सितंबर 2016 में आई थी, सॉरी।
और एक तो मुझे ये अप्लाई करना था कि मुझे नेक्स्ट जब अपने लिए अप्लाई करना है तो वो मुझे कब अप्लाई करना है, और अगर मुझे पाकिस्तान जाना हो तो मेरा कितना स्टे हो सकता है? आया कौन था? आप कौन आया था? आप आई मैं यहाँ पे आई थी सितंबर 2016 में, मुझे भी आए हुए 4 महीने हुए हैं यहाँ तो पे। आपने शादी की बेस पे आई हैं? हाँ जी, मेरा स्पाउस वीजा है। ठीक तो है मुझे नेक्स्ट कब अप्लाई करना है, और मुझे जो है अगर मुझे पाकिस्तान जाना हो तो मेरा वहाँ पे कितना स्टे हो सकता है मैक्सिमम? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आप पाकिस्तान जाती हैं तो कोशिश करें कि 1 साल में 3 महीने से ज़्यादा ना रहें। जैसे फ़र्ज़ करें अभी जाती हैं 2-3 वीक रहकर वापस चली जाएँ, फिर अगर दोबारा जाती हैं फिर 2-3 वीक रहकर वापस चली जाएँ। कोशिश करें कि 1 साल में आपके 3 महीने से ज़्यादा क्रॉस ना करें। तो 3 महीने के अंदर, साल के अंदर, 1 साल में अंदर 3 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह कि अगर आपने वहाँ से A1 किया था तो अभी आप A2 एक टेस्ट है वो अभी से पास कर लें, इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर जी मुझे आपसे ये सवाल करना है। मैं 2012 में इधर आया था शादी करके इधर स्पाउस वीजे पे। ठीक। तो मेरा जो मैंने जब मेरा ख़त्म हुआ वीज़ा, जो मेरा 27 मंथ का जो वीज़ा होता है वो ख़त्म हुआ, तो मैंने आगे मेरे से लाइफ एंड यूके टेस्ट पास नहीं हुआ, फिर मैंने एक एक्सटेंशन ले ली। ठीक। तो फिर जब मैंने एक्सटेंशन ली तो अभी बाद में मेरा लाइफ एंड यूके टेस्ट पास हो गया। तो उसके बाद अभी मुझे ये पूछना है कि मुझे 9 मंथ हो गए हैं अपना केस भेजे हुए, तो इसके अंदर क्या आया, मेरा वीजा लगने के चांसेस हैं या नहीं है, या कोई नया रूल ऐसा ना मेरे ऊपर लगाने? क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम्हें 10 ईयर के रूल में चला देंगे, और कुछ ऐसा बातें बता रहे हैं लोग। तो प्लीज आप मुझे इस बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है जी। एक बात ये बताएं, जो आपने एप्लीकेशन वीजे की थी वो 2012 में किस तारीख को की थी? ये 2012 में इधर आया था, मैं इस मुल्क में आया था। अब कब आए थे? अब कब आए थे? किस महीने में? मार्च में मैं आया था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें यही चूँकि आप पुराने रूल्स में आते हैं तो 7-8 महीने अगर हो गए तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाना चाहिए। तो आपने गलती ये की, आपने सेम डे जाकर ले लेना चाहिए था। जो ही आपने लाइफ एंड यूके टेस्ट पास कर लिया था तो आपने सेम डे जाकर प्रीमियम सर्विस पे इंडेफिनिट स्टे ले लेना चाहिए था। लेकिन 7-8 महीने उसमें लग जाते हैं तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा, आपको 10 ईयर्स के रूट पर नहीं डालेंगे। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। मैं पूछना है कुछ। जी बिल्कुल पूछिए जी, आप आने रहे। हेलो जी। हाँ, मुझे 7 ईयर चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पूछना है। जी, तो आपने क्या पूछना है? मेरे को 7 ईयर चाइल्ड पॉलिसी में कितने साल के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, और 7 ईयर चाइल्ड पॉलिसी के अंदर क्या क्या रूल यूके में? आपको कितना अर्सा हो गया यूके में? यूके में मेरा लगभग 7 साल हो गए। तो बच्चे को कितना अर्सा हो गया है? बच्चे 5 साल के हो गए। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें 7 ईयर्स में वो होता है जिसमें बच्चे 7 साल यूके में पूरे करें तो उसमें परमिशन मिल जाती है। तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको रहने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन अभी आपको 5 साल हुए हैं तो इस पर गारंटी नहीं है कि आपको स्टे मिलेगा। आप अप्लीकेशन कर सकेंगे, उसका सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि आप लीगल तरीके से रहते रहेंगे, इमिग्रेशन आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको स्टे मिलेगा। तो स्टे तभी मिलेगा जब आप बच्चे के साथ यूके में 7 साल पूरे कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मैं सवाल पूछना था कि बिल्कुल जी, आप आने रहे हैं, पूछिए। जी मैं पूछना था कि मेरे बच्चे को यहाँ पे 10 साल हो गए हैं, अभी मैंने उसकी नेशनलिटी अप्लाई की हुई है। ठीक। तो अभी मेरा जो स्टेटस है कुछ भी नहीं था, मैं कि अभी मैंने उसकी नेशनलिटी, अभी मैंने ये पता करना था कि मैं अगर उसको नेशनलिटी मिलती है तो मैं कौन सी कैटेगरी में जाऊँगा? जी आप तो अभी आपके पास स्टे नहीं है? नहीं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपके ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। उसमें यह है कि अगर माँ और बच्चा हो तो बच्चे को ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए तो माँ को तो आमतौर पर वो दे देते हैं स्टे, चूँकि बच्चे को माँ से अलग करके माँ को वापस नहीं भेजते तक उसमें मिल जाती है, लेकिन बाप को इस सिलसिले में नहीं देते हैं। वो कहते हैं आपके लिए एक अलग रूट मौजूद है तो उस पर आप क्यों नहीं करते हैं। दूसरा, फिर अगर आप ओवरस्टेयर हो चुके हो तो फिर ख़ास तौर पर इस पर भी नहीं मिलता है। तो बहरहाल आप किसी वकील से मशवरा कर लें कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। किसी वकील को पूरी बात बताकर उनसे एडवाइस ले लें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर ऐसा है कि मैंने ये पूछना कि मैं 7 में आया था यहाँ पे विजिट वीजे पे, तो मैंने अब केस अप्लाई किया है अभी आके तकरीबन 2014 में। मेरे जो बच्चे हैं वो 5 इयर्स का है, बड़ा बेटा है, और छोटा बेटा मेरा 3 साल का है। तो ये जो अब नया रूल जो आएगा, मैं क्या उसमें ऐड होता हूँ अगर कोई रिलीफ देते हैं, अगर ये यूके वाले अगर कोई। आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? जी सर, मैंने 2 बार अप्लाई किया था ये बच्चों के बेस पे ह्यूमन राइट्स के थ्रू। अभी मैंने फिर अप्लाई किया दोबारा से, तकरीबन 6 मंथ हो गए, और मैं साइनिंग पे गया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने सॉलिसिटर से बात करें। तो मैंने सॉलिसिटर से अपने से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने होम ऑफिस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो आपने होम ऑफिस की फी पे की है? जी, होम ऑफिस की फी आपने पे की हुई है? नहीं जी, मैंने सर होम ऑफिस की कोई फीस नहीं फी पे नहीं की है जी। हमने सिर्फ सॉलिसिटर को जो उनकी फीस थी, ठीक है, उनको मैंने वो। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे नहीं लगता आपका कोई केस चल रहा है। तो अगर आपने होम ऑफिस की फ़ी पे नहीं की है 5 साल की या जो भी एप्लीकेशन की है, तो इसका मतलब आपका कोई केस चल नहीं रहा है। तो एनी टाइम आपको इमिग्रेशन वाले बिठा कर तो वापस भेज देंगे। तो आजकल वैसे भी लोगों को पकड़ रहे हैं, तो आप ख़तरे में हैं। तो मेरे ख्याल में पिछली बार जब गए थे तो ऑफिसर को अच्छा था, उसने आपको हिंट यही किया कि किसी वकील से जाकर मशवरा कर लो। तो बहरहाल अगर आपका केस नहीं चल रहा है तो आप ख़तरे में, आपको एनी टाइम पकड़ कर वापस भेज सकते हैं और भेज देंगे। कॉल का शुक्रिया। और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी, मुझे लगता है ये कॉल भी ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लिया करें। अगर आपकी टीवी की आवाज़ ज़्यादा होती है तो हम सुन नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे होते हैं, तो इस वजह से कॉल आपकी जो स्टूडियो वाले ड्रॉप कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। ठीक है जी, मैंने पूछना था कि मेरा फैमिली में अपना ही केस है मेरे बच्चों का, कि बच्चों का 7 साल की बेस पे मेरा बड़ा बेटा जो है ना फरवरी में 8 साल का होकर माशाल्लाह 9 ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। मेरा छोटा बच्चा जो है वो 6 यानी कि 6 ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। बेटी जो 3 साल की हो जाएगी। तो मुझे 7 ईयर की बेस पे करना चाहिए कि 10 ईयर की बेस पे करके तो ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको 7 ईयर की बेस पे अप्लाई कर देना चाहिए। 10 ईयर की बेस पे अगर बच्चे को हो भी गया तो आपका या दूसरे बच्चों का नहीं होगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको बच्चे के साथ 7 साल हो गए, जब 7 साल हुए थे उसी वक्त आपने एप्लीकेशन दे देनी चाहिए थी। तो अब भी आपके चूँकि 8 साल हो गए, जितना जल्दी हो सके 7 साल की बेस पे एप्लीकेशन दे दें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी, आप बात करें, जब टेलीफोन पर बात करें। जी, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी क्योंकि आपके बैकग्राउंड की आवाज़ इतनी है टीवी की कि हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे कि आप क्या कह रहे हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, आप बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपसे पहले भी बात की थी। मेरा Tier 1 जनरल था और उसमें मुझे उन्होंने मैंने ऑन द विंडो गया था ग्लासगो में। उन्होंने ये रख ली थी एप्लीकेशन में, बोला था कि आपकी पिछली अमेंडमेंट, मैंने खुद बता दिया था मेरी पिछली एक अमेंडमेंट है 2011 की। तो उन्होंने फिर मुझे अब लेटर भेजा कि 4 क्वेश्चन पूछे कि आपने पैसे कैसे पे किए थे जो पुराने अकाउंट, क्योंकि मेरे पुराने अकाउंटेंट ने अकाउंट जमा नहीं कराए थे। 2013 में मैंने फिर दोबारा वो अकाउंट नए अकाउंटेंट के थ्रू जमा करा दिए थे पूरी अमाउंट और सब कुछ। ठीक है। उन्होंने फिर 4 क्वेश्चन पूछे कि आपने पैसे कैसे दिए थे उसको, आप किसकी कम्युनिकेशन क्या हुई थी, क्या आपने उसको ऑथराइज किया था, उसका कोई प्रूफ दें कि वो आपके अकाउंट जमा कराए उसने नहीं कराए। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे। जी, आपका सवाल क्या है? तो सर, उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने कर दिए क्योंकि मेरे पास नहीं। अभी आपका सवाल क्या है? 2011 के अकाउंट पड़े। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगी क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं आपका सिर्फ एक ही मुख्तसर सा जवाब दे सकता हूँ। पूरा केस आपका मैं नहीं सुन सकता हूँ। ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मिलकर एडवाइस ले लें। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का जो वक्त है वो अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल सकी हो तो अगले फ्राइडे को 7 बजे यही होगा। उस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।